क्या दिक्कत है मैडम आपके साथ? सर मुझे लॉकडाउन में हवा आपा करके मैरिज ब्यूरो चलाती हैं मिल्लत नगर में, छोटा सा घर है उनका। उन्होंने मुझे कॉल करके मेरी फ़ोटो मंगा के मुझे बुलाया गया शादी के लिए कि आप आ जाइए, बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, आपकी शादी हो जाएगी। और देखिए सर, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। बचपन में ही मेरे मम्मी पापा ऑफ हो गए थे, तो मुझे अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है, इसीलिए मैंने सोचा ठीक है शादी कर लेते हैं। लॉकडाउन का टाइम भी चल रहा है, ये 2021 की बात है, ईद की टाइम की बात है, रमज़ान ईद की। तो ईद के दिन उन्होंने मुझे कॉल करके फोर्सफुली बुलाया और इन्होंने बोला कि आ जाइए 9-10 कॉल्स किए इन्होंने मुझे। तो मैं गई, देखा तो वो वहाँ बैठे थे, बिजनेसमैन थे, उनका नाम महमूद हसन कादरी है। तो उन्होंने मुझे शादी के लिए बोला कि मुझे शादी करनी है, अच्छी लड़की चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि आपको अच्छी लड़की क्यों चाहिए, आप तो शादीशुदा हैं। नहीं, बोले मेरी वाइफ का प्रॉब्लम है, मुझे एक अच्छी औरत चाहिए जो मेरे साथ में बिज़नेस में सब जगह जा सके। ऐसा करके हमारी बहुत सारी कन्वर्जेशन हुई। 12 बज गए रात के उनके घर पे ही हवा आपा के। तो वो बोलने लगी कि आप घर चले जाइए। मैंने कहा मुझे भी घर जाना है, मेरे रोज़े का टाइम हो रहा है, मैं ससा ईद के रोज़े रखती हूँ। तो मैं वहाँ से उठ के अपनी BMW में बैठ गई। ये भी BMW लाए थे और इनके ड्राइवर भी थे जो वाइट कलर का उन्होंने सिविल कपड़े पहने हुए थे। उसके बाद में मैं वहाँ से निकलने लगी तो वो मेरे कार पे आ गए और मेरे कार में बैठे वो, और बैठ के बोले कि चलो हम लोग आगे तक, आप मुझे ड्रॉप कर देना। मैंने उनको वहाँ बांद्रा तक ड्रॉप करने के लिए गई तो अपने घर ले गए मुझे सीधा फर्स्ट डे ही। उन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि देखिए हम लोग अच्छी फैमिली के हैं। और उन्होंने अपनी बेटे फ़ाहिद को फ़ोन किया, उनकी बहू महजबीन को कॉल किया कि मेहमान ला रहे हैं, दस्तरखान लगाइए, आपको किसी से मिलाना है। मुझे ट्रस्ट दिलाने के लिए वो अपने घर बांद्रा काटा रोड लेके चले गए और वहाँ पे मुझे मतलब खाना वगैरह खिलाया उन्होंने और सबसे मिलाया, उनकी वाइफ से, उनके बच्चों से। और फिर मैं वहाँ से आ गई सर। नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे शाम को कॉल करने लगे, बहुत कॉल किया उन्होंने। ऐसा कॉल करते करते उन्होंने मुझे ये दिलासा दिया कि हम लोग बहुत अच्छी फैमिली है, आपको अच्छे से रखेंगे और आपको सब सिक्योरिटी दी जाएगी, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। मैम आपके साथ क्या हुआ था? आपके साथ उनकी शादी भी हुई थी और बाद में फिर उन्होंने निकाह भी किया, फिर तोड़ा। सर उन्होंने मुझे लश्करिया बिल्डिंग में रखा, लश्करिया इम्प्रेसा में, और मुझे बोला कि वहाँ पे आपको फ्लैट लेके देते हैं, आप यहाँ पे रहिए रेंट पे, हम लोग निकाह कर लेंगे और फिर आपको धूमधाम से भी निकाह करेंगे। पहले हम खंडाला चलते हैं, वहाँ पे हम लोग ऐसे ही निकाह करते हैं, फिर आके हम लोग ताज में निकाह करते हैं। तो मैंने बोला मेरे कज़िन लोगों को बुला लेती हूँ मैं। तो बोले नहीं पहले हम लोग ताज वहाँ पे जाते हैं, खंडाला में करते हैं निकाह, फिर ताज में आके निकाह कर लेंगे। ऐसा बोल के दिलासा दे के मुझे ले गए। फिर मैंने सोचा कि अच्छी फैमिली है तो ये झूठ तो नहीं होगा, तो मुझे वो खंडाला ले गए। वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि ये मेरी फैमिली होगी, वहाँ पे कोई फैमिली नहीं थी, सारे जेंट्स थे, इनके बेटे थे फरहाद और इनके पोते थे और एक काजी था और एक छोटा सा होटल था ज़ारा रिसोर्ट। ये मुझे बोले थे फरियाज में हम रुकेंगे, पर फरियाज में नहीं गए थे, ज़ारा में गए थे। मेरे पूरा बुरखा पहन के, पूरा मुंह बांध के लेके गए थे, बोले थे हम लोग और दुल्हन का मुंह नहीं दिखाएंगे किसी को। वहाँ पे होने के बाद में इन्होंने मेरे साथ में बहुत फिज़िकल, बहुत गंदी तरीके से किया, सब छोड़ के चले गए थे, खाली वो महमूद हसन कादरी वो रूम में थे। सर उसकी इन्वेस्टिगेशन हुई है, हम होटल गए थे वहाँ पे भी, और इन्वेस्टिगेशन में इनकी नकली आईडीज़ मिली है महमूद हसन कादरी की। इन्होंने मुझे बताया था मैं 55 ईयर्स का हूँ। सर ये होने के बाद में मैं वहाँ से 2 दिन के बाद मुझे फरियाज लेके गए, वहाँ पे भी सेम सिचुएशन, इन्होंने मेरे साथ में पूरी रात फिज़िकल बहुत बैड तरीके से किया। और सर उसके बाद में ये मुझे मैं बोले चलो गाड़ी चलाओ, तुम खुद गाड़ी चला के उस कंडीशन में जिस तरीके से फिज़िकल किया 2 दिन, उसी बैड कंडीशन में मैं वहाँ से बॉम्बे आई गाड़ी ड्राइव करके। इन्होंने पूरे रास्ते मुझे टॉर्चर किया बहुत बुरी तरह से। मैंने रोते रोते अपने बैग लिए, इन्होंने अपने बेटे को बुलाया गाड़ी लेके कि बेटा आ जाओ, इनको दिखाते हम लोग क्या है। तो बहुत सारे आदमी भर के आ गए गाड़ी लेके, और सर मैं फिर बैग लेके गाड़ी से उतर गई बांद्रा से, मैं अपने घर लश्करिया चली गई रिक्शा में। तो मेरी सिक्योरिटी बिल्डिंग में जितने भी लोग हैं उन्होंने देखा कि दुल्हन बनी भी गई थी, रिक्शा में आई है। मैं रोते रोते चुपचाप घर पे आ गई और मैंने कुछ बोला नहीं। सर उसके बाद में इनका फ़ोन आया, बोले अरे इसको तो छोड़ दिया मैंने, ठीक है मेरे को जाना होगा तो मैं जाऊँगा। मतलब बदतमीज़ी से बहुत बात करने लगे।
उसके मैडम इनके खिलाफ कहाँ शिकायत आपने दर्ज नहीं की है? एक चीज रोकना चाहूंगा, निकाह कर चुके थे आपसे? हाँ निकाह किया नहीं? सर, निकाह इन्होंने मुझे वहाँ पे काजी को निकाहनामा वगैरह? मेरे को नहीं दिए थे निकाहनामा, साइन करवाए थे मुझसे निकाह पेपर पे, पर निकाहनामा मुझे नहीं दिया गया था। एविडेंस के तौर पे फोटो? एविडेंस के तौर पे फोटो भी नहीं दिए थे। नहीं सर, फोटो भी नहीं दिए थे। मेरा एक फ़ोन था, मैंने वो चालू करके रख दिया कि सर अकेली लड़की हूँ, किसी को लेके नहीं गए। वो फोटोज़ मैं आपको वीडियोस दिखाऊंगी। मैडम उसका नाम था, निकाहनामा उनका नाम कब था, आपने साइन की पहले? हाँ, आपके तरफ से दो गवाह कौन थे? कोई मेरी तरफ से किसी को लेके नहीं गए। मेरे तरफ से मेरे घर दो गवाह तो लगते हैं ना? वो सब उन्हीं के गवाह थे, उन्हीं के लड़के थे। वो हमेशा लड़कों के साथ, आदमियों के साथ में ही रहते हैं, जो उनके सिक्योरिटी होते हैं, जो भी होते हैं, लाइक दे आर बिग मैडम इनके बिजनेसमैन। खिलाफ कहाँ शिकायत आपने दर्ज कराई है? सर मैं जब इन लोगों ने मुझे टॉर्चर किया, गालियाँ दी, पहले तो इन्होंने मुझे आके बोला कि, मैंने बोला कि आप धूमधाम से शादी करिए। आपने बोला ताज में शादी करेंगे, ये करेंगे, आपको सिक्योरिटी दूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ, अभी मैं बिजनेस में बिजी हूँ, कहीं मैं भाग थोड़ी ना रहा हूँ, कर लूँगा तुझसे शादी, भाग रही है क्या तू? फिर इन्होंने इस तरह से नवंबर 15 से लेके मार्च तक रोज़ रात को फिजिकल करते थे मेरे साथ में। हर 2-2 दिन में आते थे, 2 बजे रात को आते थे और सुबह 7 बजे तक मेरे साथ में बहुत बैडली तरीके से सर फिजिकल करते थे। और उसके बाद में मैं इनको छोड़ने बैंड्रा जाती थी, बैंड्रा से छोड़ के मैं इन्हें 10 बजे वापस आती थी। उसी ज़ख्मी हालत में मैं ऐसे पड़ी रहती थी। कितने बार मैं सीवियर बीमार हुई। लश्करिया बिल्डिंग में मेरे नेबर्स थे, उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी बीवी बहुत बीमार है, उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। तो बोले अरे आप एक काम करिए, इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ये आपकी बीवी, आप बैंड्रा में, आप आ नहीं सकते। बोले नहीं नहीं, मैं नहीं आ सकता, आप इनको एडमिट कर दीजिए। तो वो रुबीना और गुड्डू भाई करके एक हैं, उन्होंने मुझे एडमिट किया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में से एडमिट करके वही मुझे लेके आए बेचारे नेक्स्ट डे। फिर भी ये लोग नहीं आए। इसके बाद में सर इन्होंने मुझे गाली देना, टॉर्चर करना। तो सर इन्होंने, जब मैंने इनको निकाह के लिए बोलने लगी तो इन्होंने मुझे प्रेशराइज़ किया, धमकी दी भाई लोगों की, भाई कल्ला के भाई से तुझे गोली मरवाएंगे, अगर तू हम लोग के खिलाफ नीचे उतरेगी जाएगी तो 100 लड़के खड़े कर दूंगा, तुझे काट डालूंगा, मेरे घर पे कि तो मेरे बेटे तेरे को काट डालेंगे, तू हम लोग को जानती नहीं है, हम लोग का बहुत डी कंपनी टच है और हम लोग का इनलीगल बिजनेस है। इन्होंने सर पहले मोहब्बत में मुझे अपने इनलीगल बिजनेस सब बता दिए। इनका हवाले का बहुत बड़ा बिजनेस है, हवाले का बिजनेस है, नकली आईडीज़ ये लोग रखते हैं और हम इन लोगों का कोई कुछ कर नहीं सकता, ये ऐसा ये बोलते हैं और इन्होंने किया भी है ये सर। इसके बाद सर मैंने कहीं एक मेरे मुँह बोले भाई उनके पास गई, वो नेता है, तो उनको मैंने बोला ऐसा ऐसा है, मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है, मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा है। तो वो मुझे दिलीप वळसे पाटिल हमारे मिनिस्टर के पास लेके गए। दिलीप वळसे पाटिल सर ने ऑर्डर किया सर कि इनके ऊपर FIR ली जाए। वो कॉपी दिलीप वळसे पाटिल सर का ये स्टैंपिंग किया हुआ है। CP क्राइम ब्रांच, ACP DCP सबको उन्होंने कॉल किया, बोला FIR ली जाए। और मेरे जो एविडेंस थे, जो ये फिजिकल के टाइम यूज़ करते थे, वो भी लेके गई थी मैं वहाँ पे। और मैं रूपाली चाटरकर मैडम के पास भी गई थी ह्यूमन राइट्स में, उन्होंने भी बोला है कि इस चीज़ों के ऊपर FIR ली जाए। ये ह्यूमन राइट्स का है ना, ह्यूमन कमिश्नर सर। वहाँ से भी उन्होंने बोला, मैं नागरे पाटिल सर के पास गई, उन्होंने भी कॉल करके बोला ओशिवरा पुलिस स्टेशन में तुरंत FIR ली जाए। इनके खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया, क्या आश्वासन दिया गया आपको? सर जब मैं इनको कॉल जाए तो मुझे बुलाया इन्होंने और इन लोगों को बुलाया तो FIR नहीं ली। इनके बेटे फरहाद और फाहिद और महमूद हसन कादरी और एक उनका लॉयर आए थे और मैं को 7 बजे बुलाया गया, 7:30 बजे। तो मैं गई तो इन्होंने अमर पाटिल ऑफिसर ने पूछा कि ये आपकी कौन है, तो उन्होंने बोला ये हमारी कीप है, महमूद हसन कादरी ने। और मैंने बोला या अल्लाह, मैं बहुत रोने लगी। तो उसका बेटा है छोटा फाहिद, उसने बोला हाँ ये हमारी कीप है, हमारे डैडी की। तो मैं बहुत रोने लगी और रो के मैंने अमर पाटिल सर को बोला। और अमर पाटिल सर ने सर जो एविडेंस मैंने दिए थे कोर्ट में देने की जगह इनके टेबल पर रख दिए सर। मतलब इतना पैसा खाया है अमर पाटिल सर ने इस मैटर के अंदर कि उन्होंने FIR नहीं ली। 1 मंथ तक, 1 महीना हो गया मेरी FIR नहीं ली, इन लोगों को जाने दे दिया गया। मैंने बहुत बोला, बोलते अरे हम लोग को बिजनेस मीटिंग में जाना है, हम लोग नेक्स्ट डे आके स्टेटमेंट दे कि इनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया। फिर इन्होंने लेट गो किया। फिर मैंने मेरे लॉयर के पास गई, मैंने बोला सर मेरी FIR नहीं ले रहे इन लोग, इतना होने के बाद भी।
मुझे टॉर्चर किया गया, धमकी दी गई, बाहर गाली दी गई, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारी सर। और हिम्मत रखने के बाद सर जब मैं कमिश्नर सर के पास वापस टाउन गई 15-20 दिन बाद, तो सर के पास जैसे गई तो अमर पाटिल का कॉल आया, अरे उन्होंने मेरा लोकेशन ट्रैप करके रखा था, अरे तुम जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी FIR लेते हैं। तो रात को 9 बजे मैं यहाँ पे आई, मेरी एक दूसरी मैडम थी, अमर पाटिल का ट्रांसफ़र था, फिर उन्होंने मेरी FIR ली। सुबह के 7 बज गए थे मेरी FIR होते होते। उसके बाद में इनको कोई इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं किया गया, इनको भगा दिया गया सर, न इनको अरेस्ट किया गया और मुझे टॉर्चर किया गया। मैं रोड पे चलती थी, मुझे गाली देते थे, मुझे टॉर्चर करते थे, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट करा दिया सर। मैं FIR करने जा रही थी, उस दिन मेरी गाड़ी का ये एक्सीडेंट कराया गया सर। मैडम आपकी मांग क्या है, आप क्या चाहती हो? सर ये है महमूद हसन कादरी, ये इनकी नकली IDs है। महमूद हसन कौन है? बिजनेसमैन है? ये बिजनेसमैन है, इनलीगल कारोबार चलाते हैं, ये उनकी फैमिली पूरी, और इनका कोई कुछ कर नहीं सकता है। और ये इनकी भांजी है कहकशा, नवी मुंबई में रहती है, जिसने मुझे फंसाया है। ये महमूद हसन कादरी। ये मैम ऐसा पकड़ के दिखाइए ताकि ना मैम, कैमरे महमूद में का दिखे, फोटो समझो आप। दिखाइए। हाँ ऐसे ही रखिए, 2 मिनट के लिए ऐसे ही रखिए। मैम आपकी मांग क्या है, क्या चाहती हो? क्या चाहती ये हो? कहकशा है, इनकी भांजी, जिन्होंने फोर्सफुली शादी कराई और धमकी दी है मुझे ओपनली। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सुनाऊंगी आपको। ये इनके नकली IDs हैं, इन्वेस्टिगेशन में पकड़े गए हैं। इनके पोतों ने इनके रूम बुक किए थे सर। तो इससे पहले इन्होंने ऐसा और लड़कियों के साथ भी ये इन्होंने बहुत मुझे पता है, ये मैरिज ब्यूरो में इनके जो फ़ोन है उसके इन्होंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। इन्होंने बहुत लड़कियों की लाइफ ख़राब करी है सर। बहुत सारे ऐसे ह्यूमन शादी की कम्युनिटीज़ होती हैं मैरिज ब्यूरो, वहाँ पे इन्होंने अपने फ़ोटोज़ भेजे हुए हैं और पता नहीं कितनी लड़कियों की लाइफ ख़राब की होगी। इसीलिए मैं न्यूज़ दे रही हूँ हिम्मत रख के, क्योंकि मुझे इसमें न्याय चाहिए और आगे किसी लड़कियों की लाइफ ख़राब नहीं होनी चाहिए। और पता नहीं कितनी लड़कियाँ आएंगी इसमें। सर आप इस केस को किस तरह से हैंडल कर रहे हैं? नहीं, एक सवाल मैडम से, न्याय मतलब पैसे कंपनसेशन चाहिए कि वो हिरासत में चाहिए? न्याय के मायने आपके लिए क्या है मैडम, आप बताइए। आपके विचार के न्याय के मायने आपके लिए क्या है? सर हिरासत में लिया जाए। क्या कंपनसेशन चाहिए आपको? नहीं सर, 2 इनको करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ रुपए नहीं आपकी सर। लाइफ खराब की है? लाइफ ख़राब की है सर, वो तो कोर्ट फैसला करेगी। लाइफ तो ख़राब की है मेरी। मेरे हाथ जला दिए गए, टैटू के नाम पे बोले निकाल दो, मैं तुम्हें हज उम्रा पे लेके जाऊंगा, और हज उम्रा के नाम पे मेरे हाथ जला दिए गए और बोला तुझे कौन हज पे लेके जाएगा, पागल है क्या? तो सर मेरी लाइफ ख़राब की गई। मुझे ईद त्योहारों पे जाने ही नहीं दिया, दिवालियों पे जाने ही नहीं दिया। वैसे आप करते क्या थे? मॉडल थे, एक्टर थे, क्या थे आप? आपने क्या क्या काम किया फिल्मों में या सीरियल में? मैंने काम किया है, मैं एक्ट्रेस हूँ सर। मैंने काफ़ी मधुबाला सीरियल्स में काम किया है, मैंने जी में काम किया है, मैंने आइटम नंबर्स किए हैं, प्रिंट शूट्स किए हैं काफ़ी सारे, मैंने एड्स फिल्म्स बहुत की है। मैं चाइल्डहुड से ही काम कर रही हूँ। मैंने मेला जोश, हिंदुस्तानी कसम बहुत फिल्मों में काम किया है। सरोज जी की मैं असिस्टेंट गुरु रह चुकी, मेरी सरोज जी, मैंने बहुत काम किया है बचपन से सर। सर ये शहनाज है, जिन्होंने मुझे ओपनली गाली दी है, बहुत गंदी गाली दी है। इनके माँ बेटियों के ऊपर FIR है। ये इनकी बेटी है उमेरा, ये दोनों अपने आप को डॉन बोलती है। और इनके कुछ लड़के भी हैं जो मेरे हस्बैंड ने मेरे पीछे छोड़े। मुझे ओपनली रोड पे गाली दी गई, बहुत धमकी दी गई है। शहनाज और उमेरा, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये दोबारा ऐसे गुंडागर्दी मुंबई जैसे शहर में तो नहीं होनी चाहिए सर। और मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से यही दरख्वास्त करती हूँ कि मैंने उनको मेल किया है और सारे डिपार्टमेंट में मेल किया है सर, ऐसा किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत दुख उठाए मैंने सर, और दुख नहीं उठा सकती सर। मुझे इतनी बीमारी में भी टॉर्चर किया गया और मुझे इतना टॉर्चर किया गया। जो इनकी लॉयर है शबाना सैयद, इनकी भांजी है वो, उसने मुझे बहुत टॉर्चर किया। तुझे अंदर करवाएंगे, जेल भिजाएंगे, तू हम लोग को जानती नहीं है। ओपनली मुझे कोर्ट में भी धमकी दी। जब कोर्ट के सामने सच्चाई आई, इन लोग ज़बरदस्ती मुझे केस विड्रॉ करने लेके गए। मैं बहुत बीमार हूँ सर। मैम आपने किसको मेल किया है अपनी शिकायत को लेकर? हमने प्राइम मिनिस्टर जी को किया है। और कहाँ किया सर? होम मिनिस्ट्री। मैं अभी सर के तरफ सवाल दावत करना चाहूँगा कि आपको तलाक कुछ बोला गया? हाँ, मेरे को 3 तलाक बोल के मार्च में चले गए थे। जब मैंने बोला कि आप मुझसे निकाह करिए और मुझे संभालिए, अरे पागल है क्या, चल तलाक अब 24 साल की लड़की के साथ में रहूँगा। और रह रहे हैं वो। क्या एविडेंस है उसका? हाँ, वो रह रहे मेरा हैं। पर्स में फ़ोन है।
अच्छा, उनकी जो पहली वाइफ है उनको सारी चीजें पता होती है कि नहीं होती, वो क्या? सब पूरी फैमिलीज आर इन्वॉल्व, फैमिली भेजती है उनको और फैमिली प्यार से। देखिए मुझे एक ही वाइफ का पता था, मेरा फ़ोन, मुझे एक ही वाइफ का पता था, मुझे दो वाइफ का नहीं पता था। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि इनकी 2 वाइफ है, ये नहीं दूसरे पर्स में फ़ोन है। अच्छा सर, आप बताएंगे बहुत स्ट्रांग कहीं ना कहीं मुद्दे इन्होंने उजागर किए, बहुत स्ट्रांग पॉइंट, जो 3 तलाक पर ही बहुत बड़ा केस बन जाता है। जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है इसको बहुत ही स्ट्रांगली लिया गया। तो क्या क्या धाराएं लागू होती है और इसके लिए आप इनको न्याय दिला सके, इसके लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं सर? देखिए, पहली बात तो एक तो मुद्दा है शादी का। जिस हिसाब से इन्होंने शादी करी थी हमारे क्लाइंट के साथ, एक छलावा था, वो धोखा था। अब कानून की नज़र में वो क्या है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो 3 तलाक जो अभी हमारी क्लाइंट ने बोला, ये वाकई में बहुत सीरियस मैटर है। और ख़ासकर 3 तलाक के रिलेटेड जो भी अभी कानून आया है वो हिसाब से, और उसमें हम एक्शन लेंगे, जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा हम इनके अगेंस्ट में लेंगे। मसला ये है कि इस मसले को एक छोटे से इशू पे नहीं देखा जाना चाहिए, पर्सपेक्टिव पे। ये मसला काफ़ी बड़ा मसला है, जहाँ पे मेन इशू ये है कि कैसे एक सो कॉल्ड मैरिज ब्यूरो चलाने वाली लेडी, एक वेल्दी, पावरफुल, पूरी फैमिली के साथ में, जो बंदा 80 साल का बुढ़ा है, वो अपने आप को फेक आईडी बना के अपने आप को 50-55 साल का दिखा रहा है। और उसमें कॉन्स्पिरेसी में सारी पूरी फैमिली उसकी इन्वॉल्व है। पूरी फैमिली मिलके एक इनोसेंट लड़की को फंसाते हैं और उसको ये भरोसा दिलाते हैं कि प्लीज़ आप हमारे डैडी हैं या जो भी हैं, उनसे आप शादी कर लो, आपकी लाइफ सेटल हो जाएगी, हमको एक माँ मिल जाएगी, हम लोग बहुत ही कायदे से रहेंगे और आपकी फैमिली लाइफ सुखी रहेगी, हमारी भी। और उसको कैसे ट्रैप करते हैं और कैसे सेक्सुअली, फिजिकली और मोरली, मेंटली उसको कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं और उसकी पूरी लाइफ कैसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये वो केस है। ये केस सिर्फ एक लड़की, ये इनका नहीं है। इस मामले में पुलिस अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करे तो हवा अप्पा के साथ में इनके जो कॉन्स्पिरेसी है, इनका पास्ट में जो इन्होंने बहुत सारे ऑफेंसेस किए होंगे जिसकी पूरी पॉसिबिलिटी है, वो डिस्क्लोज होगी। आगे बहुत सारी इनोसेंट लड़कियां इनके चंगुल से बचेंगी शायद। सर ये बताएंगे कि सबसे बड़ा चैलेंज तो निकाह साबित करना है, क्योंकि इनके पास कोई खास ठोस सबूत ही नहीं है कि निकाह हुआ है। नहीं, निकाह कैसे साबित कर पाएंगे? और रेप केस भी आप डालना चाह रहे हैं, ये सारे की ग्राउंड क्या होगा? देखिए, पहली बात तो रेप केस ऑलरेडी हो चुका है, मई महीने में एफआईआर हो चुकी है। वो भी एफआईआर सुओ मोटो नहीं ली गई थी। इन्होंने बहुत अप्रोच किया, ओशिवारा पुलिस स्टेशन को कोई एक्शन नहीं लिया गया। उसके बाद इन्होंने सुपीरियर अथॉरिटीज़ को, इंक्लूडिंग ह्यूमन राइट्स और वुमेंस कमीशन को इन्होंने अप्रोच किया, दिलीप वलसे पाटिल साहब को इन्होंने अप्रोच किया। उसके बाद से जब अलग अलग अथॉरिटीज़ से इनको इंस्ट्रक्शन आई है, प्रेशर आया, तब इन्होंने जाके एफआईआर करी है। दूसरा इशू ये है कि एफआईआर करने के बाद भी इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं है। मई महीने में एफआईआर हुई थी और आज तक पुलिस ने कोई भी इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस नहीं किया है और इनको खुली छूट दे दी कि ऑनरेबल सेशंस कोर्ट को अप्रोच करें और कोर्ट को मिसगाइड करके ये लोग एंटीसिपेटरी बेल ले लें, जिसमें वो सक्सीड किए। उसके बाद भी आज भी हमारी क्लाइंट या हम लोग इंक्वायरी करते हैं पुलिस से कि आप लोगों ने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, इनको बुलाया कि नहीं इंटरोगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए। वो पुलिस वाले बोलते हैं हम इनको बुलाते हैं, लेकिन वो लोग आते नहीं। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आरोपी आपके बुलाने पर आ नहीं रहा है और आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तीसरा ये है कि मेरे क्लाइंट के ऊपर 3 बार कम से कम जानलेवा अटेम्प्ट हो चुके हैं, जिसके बारे में पुलिस को बार बार मेरे क्लाइंट ने इंटीमेट किया। ये फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं, इनकी पूरी गाड़ी को डैमेज कर दिया गया था। ये नहीं हाउ ये बच गए, नहीं तो उस दिन इनकी जान भी जानी तय थी। इसके बावजूद पुलिस कोई दूसरा एक्शन भी नहीं ले रही है। हमने पुलिस को बोला ये अटेम्प्ट टू मर्डर का भी केस आप 307 इसमें ऐड करिए, लेकिन पुलिस उसमें कोई नहीं कर रही है। तीसरा कि जो मोडस ऑपरेंडी है काम करने की इनकी, उस मोडस ऑपरेंडी के हिसाब से पुलिस को इस केस में एफआईआर होते ही सबसे पहले आरोपी लोगों की, हवा आपा से लेके हसन महमूद अली से लेके उनकी पूरी फैमिलीज़ के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन और उनके लैपटॉप वो जब्त करने चाहिए थे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्रूशियल एविडेंस उनको वहीं से मिलते कि ये लोग कॉन्स्पिरेसी कैसे करते हैं और कितनी लड़कियों को अब तक ये निशाना बना चुके हैं और अगला टारगेट इनका क्या है। अब निकाह वाले सवाल का जवाब नहीं दिया। निकाह का मैं बता रहा हूँ, निकाह नामा इनको नहीं दिया गया था, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने पिटीशन फाइल की है क्वैशिंग के लिए ऑनरेबल हाईकोर्ट के सामने। उस पर कंपाइलेशन में उन्होंने वो निकाहनामा लगाया और उन्होंने एडमिट किया है कि हमने इनसे शादी की है बाकायदा मुस्लिम रीति रिवाज से। तो कैसे साबित करेंगे इन्होंने 3 तलाक बोल दिया करके? वो तो मुकर जाएंगे। देखिए, अभी 3 तलाक उन्होंने बोला है या नहीं बोला है वो पहला प्रूव करने की बात है। दूसरा ये है कि 3 तलाक अगर बोला है तो ऐसे भी वैलिड नहीं है। तो कोर्ट की निगाह में और कानून की निगाह में ये अभी भी एज़ पर मुस्लिम लॉ उनकी पत्नी है और उनका वो स्टेटस है, हम उसी हिसाब से वो लड़ेंगे।
तो केस किस पे दायर किया आपने? खाली इनके हस्बैंड पे कि पूरी फैमिली? नाम पूरी बताएंगे ये किस निकाहनामा है, किसके ऊपर ये लगाया इन्होंने जब इनके ऊपर रेप केस चार्ज किया गया, तब इन्होंने ये निकाहनामा हाई कोर्ट में लगाया है। अच्छा, केस किस के नाम पे बुक किया गया है? केस हवा आपा के नाम से है। मैं हसन महमूद कादरी, महमूद हसन कादरी, और उनकी बेटियां, क्या नाम है उनकी बेटी? कैकशा उनकी भांजी, उनके बेटे फरहाद फाहिद और उनके पोते हैं मीरान अफाम, जो आते थे और जब ये फिजिकल वगैरह भी करते थे तो बोलते थे कि अरे ऐसे ही बिना कपड़े के चलो, पोतों के सामने। पोतों ने ये रूम बुक किया है, इन्वेस्टिगेशन में पोतों का नंबर, ईमेल आईडी, और उन्होंने जिन्होंने होटल ने भी बोला है अपना ज़ारा वालों ने कि इनके पोतों ने रूम बुक किया है दादा के लिए। तो कहना जी, जब आप शादी के लिए आपको प्रपोजल आया था तो आपने कोई इनको आज के दौर में काफी कुछ है, और आप उम्र में काफी छोटी हैं, हाँ, परिवार से लगती है, खुद ही आप एस्टैब्लिश लगती हैं, इसके बावजूद एक बूढ़े पे शादी क्यों करी आपने? क्यों की, और क्या आपने कोई तकियत नहीं की? नहीं, मैंने इसलिए सोचा कि देखिए लॉकडाउन का टाइम था और मुझे हज उम्रा करना था, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बा नहीं है, और मैंने सोचा कोई नमाजी परहेजगार अच्छे इंसान, उन्होंने मुझे हवा आपा ने दिल में डाला कि नहीं बहुत अच्छी फैमिली है, नमाजी परहेजगार है, आपके साथ कोई क्राइम नहीं करेंगे। पर फिर भी इन्होंने मेरे साथ क्राइम किया गया और मुझे सिर्फ हज करना था। मुझे इनकी उम्र पता नहीं थी। मैडम, आप 10 हज करने की काबिलियत तो अल्लाह ने मुझे BMW से व्यवस्था थी, जी तो हज से क्या तकलीफ आपको? जी, मुझे इन्होंने ना अपनी एज सच नहीं बताई थी, इन्होंने मुझे अपनी एज 55 बताई थी, जो 50। आपकी एज कितनी मैम? ना तो जो आप मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इन्होंने बहुत 40। हाँ, मैं शादी कर आपने शादी नहीं की? नहीं, इससे पहले मेरी हुई है शादी, डिवोर्स हो गया है मेरा, पता है उनको, मैंने सब बताया था उनको मेरे बारे में एंटायर स्टोरी में पास। जी हाँ, ये सर ये कुछ धमकियों के, उनकी भांजी के कुछ धमकियों के जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होने के बाद जब 3 तलाक बोल के चले गए, तब ये उनकी भांजी ने मेरे साथ में क्या क्या बोला है मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। वही रखिए आप, आवाज़ आएगा। नहीं, जो आप ब्लैक का बोल रहे हो ना, इनका बिजनेस का, और ब्लैक का तो मुझे बोले इन्होंने कि हम लोग रात में ब्लैक का बिजनेस करते हैं, टैक्स बचाते हैं, टैक्स बचाते हैं, मेहनत करते हैं सब लोग, टैक्स बच जाए, सरकार को टैक्स नहीं देते। अच्छा, ब्लैक का समझ ही नहीं आएगा। अच्छा, तो आपको सर कितना एक सेलिब्रिटी के साथ ऐसा हो रहा है, तो हिंदुस्तान की सरकार या हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट से क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, जिस देश में नारी को पता नहीं किस रूप में से माना जाता है, उस देश में एक सेलिब्रिटी के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हम एक कॉमन नारी है उसके बारे में कहाँ से न्याय हासिल कर पाएंगे सर? देखिए, ये तो एक कड़वा सत्य है हिंदुस्तान का कि इतने सारे रेप होते हैं हमारे देश में, इस महान देश में। ये सबसे हमारे लिए शर्म की बात है, लेकिन इसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, बहुत सारे सिस्टम। पहली बात तो ब्यूरोक्रेसी को सुधरना होगा, ब्यूरोक्रेसी को ये देखना होगा किस मैटर में विक्टिम के साथ क्या हो रहा है और उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके उसको न्याय दिलाया जाए। दूसरा, जुडिशियल जो स्पीड है ट्रायल की, वो थोड़ी सी तेज़ की जाए, तब ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सुधार होना बाकी है। ओके सर, ठीक है, डन। थैंक यू सर, थैंक यू सर।